Hello everyone, this is Shweta, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम संचार, उसके अर्थ और विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हायरार्की यानी पद सोपान को डिस्कस किया था। हमने देखा था पद सोपान का क्या अर्थ है, महत्व क्या है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। वो भी लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन, वो भी लोक प्रशासन में किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, महत्वपूर्ण घटक है। तो हम देखते हैं संचार का क्या अर्थ है। संचार को हम संप्रेषण भी कहते हैं। संचार किसी भी प्रशासनिक संगठन के रुधिर प्रवाह की तरह है। यानी जिस तरह से शरीर में रक्त नलिकाएं होती हैं, उसी तरह से किसी भी संगठन में संचार कार्य करता है। अगर संचार नहीं है, संप्रेषण नहीं है, तो संगठन का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि संगठन बिना संचार के नहीं हो सकता। वहाँ अगर व्यक्ति कार्य करता है और व्यक्तियों का समूह कार्य करता है, तो उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता ही है। तो अब हम देखते हैं संचार किसे कहते हैं। संचार प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। संचार में विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो किसी भी संगठन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश देने और पारस्परिक समझ उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। अब अगर सरल शब्दों में देखें, जब हम अनौपचारिक संचार करते हैं, घर पर बैठे हैं, बातचीत करते हैं, या हमें कोई मैसेज पहुंचवाना है, तो हम उसमें कोई कंटेंट होता है, सूचना होती है, उसे भेजते हैं। वो भी एक तरह का संचार है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक संगठनों की। तो प्रशासनिक संगठन कोई भी हो, वहाँ संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अगर किसी संगठन में जो उच्चतम स्तर है, वहाँ से सूचनाएं पहुँचानी है पूरे संगठन में, कोई आदेश है या किसी भी तरह की कोई सूचना है, तो वो संचार के माध्यम से पूरे संगठन में फैलाई जाती है, ताकि वो उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सके जिस उद्देश्य के लिए उस संचार को भेजा जा रहा है। तो संचार सूचनाओं का आदान प्रदान है मेनली। इस विषय में न्यूमैन समर क्या कहते हैं? संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचार, सम्मतियों अथवा भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान है। यानी कुछ फैक्ट्स होते हैं, उनको पहुंचाना है, आंकड़े पहुंचाने हैं, कोई सूचना है, विचार आपस में कोई सजेशन है, सुझाव है, भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान, सभी संचार में आते हैं। थियो हेमन क्या कहते हैं? संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों को सूचना और समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी अपनी बात किसी तक पहुंचाना, समझ हस्तांतरित करना, किसी तक अपना व्यू पॉइंट पहुंचाना, या संगठन में कोई कार्य पूर्ण करना है, उससे संबंधित जानकारी पहुंचाना, ये संचार में आती है। मान लीजिए कॉलेज शिक्षा प्रशासन में हम उदाहरण लें, महाविद्यालय को कोई सूचना पहुंचानी है कॉलेज आयुक्तालय को, जो एक प्रशासनिक संस्था है, तो वो सभी कॉलेजेस में सूचना पहुंचाती है। मान लो आप राजस्थान की बात करते हो, तो वो सूचना सभी कॉलेजेस में पहुंचाई जाती है। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, या तो वो मेल से आ रही है, या बाय पोस्ट आ रही है, या टेलीफोनिक सूचना है। वो माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा संप्रेषण क्या है। संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के जो सदस्य हैं, वो एक दूसरे के बीच सूचनाओं का और अपने जो निर्णय उन्होंने लिए हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के बिना कोई भी संगठन अस्तित्व में नहीं रह सकता। यहाँ तक कि हर्बर्ट साइमन ने कहा कि संचार जो है वो अनौपचारिक मार्गों पर भी चलता है। उन्होंने एक टर्म यूज़ की है, ग्रेप वाइन, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अनौपचारिक संचार है, जो औपचारिक नहीं होता है, जो सदस्यों के बीच में अनौपचारिक रूप से होता है किसी भी संगठन के, वो मैनेजर्स को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है, क्योंकि संगठन की सारी सूचनाएं उन तक पहुंचती रहती हैं और वो संगठन को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं संचार की प्रक्रिया के अंग कौन से हैं, यानी कि ऑर्गन्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट, संवाद प्रेषक। जो ये संचार प्रक्रिया चलती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच में, या फिर एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में,
तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहला संवाद प्रेषक, कम्युनिकेटर, यानी जो संवाद कर रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, जो भी है वो प्रेषक यानी भेजने वाला। फिर आता है संवाद यानी मैसेज, भेजा क्या जा रहा है, संवाद जो किया जा रहा है वो कंटेंट है क्या, यानी मैसेज। फिर आता है माध्यम, मीडिया, यानी किस माध्यम से वो संचार को भेजता है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, यानी मार्ग है वो जिस माध्यम से वो संचार किया जा रहा है। मान लीजिए कोई सूचना किसी संस्था की ईमेल आईडी पर आती है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा रहा है। अगर कोई बाय पोस्ट सूचना आती है, पेपर से आती है, तो वो सूचना पोस्ट वाली सूचना की कैटेगरी में आएगी। या फिर किसी ने टेलीफोन से कोई वार्ता की, वो अगर माध्यम बना, तो कोई ना कोई माध्यम ज़रूर होता है संचार का। नेक्स्ट आता है संवाद प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जिसको वो संचार जिसके साथ में किया गया है कम्युनिकेशन, जिसको पहुंचाई गई है सूचना, वो व्यक्ति या संस्था, संवाद प्राप्तकर्ता। फिर आता है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, यानी उन्होंने जिनको सूचना पहुंचाई गई, उन्होंने संवाद को देख करके, मैसेज देख के क्या रिएक्शन किया, यानी उनका फिर उनका स्टैंड क्या था, उन्होंने क्या कार्य किया उस पर। अगर कोई सूचना भिजवाई जाती है, कोई आदेश आता है, तो उसकी क्या अनुपालना हुई, किस तरह अनुपालना हुई, जो संदेश भिजवाया गया था उसी के अनुरूप अनुपालना हुई या अलग ढंग से, ये देखने वाली बात है। तो संचार प्रक्रिया के अंग में संवाद प्रेषक, संवाद माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिक्रिया, ये चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संचार की विशेषताओं की, यानी संचार में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या फीचर्स हैं संचार की, ये हम जान लेते हैं। सबसे पहला, संचार स्पष्ट होना चाहिए, यानी किसी भी तरह का भ्रम उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए संचार को। वो स्पष्ट हो, संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के बीच वो चीज़ साफ साफ समझ आनी चाहिए। दूसरा, संदेश की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। जो भी आप मैसेज भिजवा रहे हैं किसी भी संस्था में, अब कोई आप संगठन का उदाहरण लें, अगर उसका जो मैनेजर है, संस्था प्रधान है, वो अब उस पदानुक्रम में निचले स्तर तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, तो वो मैसेज बहुत क्लियर होना चाहिए, उसकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। अगर वो लिखित रूप में है तो भी, अगर मौखिक रूप में है तो भी, ताकि जो मैसेज भिजवाया जा रहा है वही मैसेज निचले स्तर तक पहुँचे, उसका अर्थ ना बदले माध्यम चैनल के बीच में से गुजरने पर। फिर है प्रभावी संचार, एक श्रृंखला के रूप में होता है। अगर संचार को प्रभावशाली बनाना है तो वो एक निरंतर श्रृंखला के रूप में होता है। कैसे? जो संचार भेजा जा रहा है बाद में, वो पहला जो संचार भेजा गया, यानी संदेश जो पहला भेजा गया उससे जुड़ा हुआ हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जो उनको जो प्राप्त करता है उनको समझ ही नहीं आए, यानी निरंतर श्रृंखला होनी चाहिए संचार की, पूर्ण होना चाहिए संचार। फिर है संचार टू वे ही श्रेष्ठ होता है। टू वे यानी द्विमार्गीय संचार श्रेष्ठ होता है एक मार्गीय की तुलना में। मान लीजिए भेजने वाले ने संचार कर लिया, वो प्राप्तकर्ता को समझ आया या नहीं आया ये जानने वाली बात है, ताकि वो उसे पूर्ण कर सके जो मकसद से भेजा गया है। तो प्राप्तकर्ता भी उधर से संचार कर सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक संचार भेजने वाले ने कम्युनिकेशन मैसेज भेज दिया और जो रिसीवर है वो उसे ठीक तरह से डिकोड ही नहीं कर पाया। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। संचार का माध्यम सोच समझ कर चुनना चाहिए। संचार का माध्यम क्या हो, टेक्निकल है या फिर प्रिंट माध्यम से संचार को भेजा जा रहा है, मौखिक है या लिखित है। अगर आप ऐसी जगह संचार कर रहे हैं जिस संगठन में आपको निचले स्तर पे संचार करना है, पदानुक्रम के जो पद सोपान है, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वो भाषा पढ़नी नहीं आती या फिर पढ़ना लिखना नहीं आता, तो मौखिक संचार करवाया जाता है। और अगर मौखिक संचार में कुछ भ्रम उत्पन्न होता है और फिर लिखित संचार कराया जाता है, तो संचार का जो माध्यम है वो चुनना बहुत ही सावधानी का विषय है। अब मान लीजिए किसी को आपने मेल कर दिया, उसे मेल ओपन करना नहीं आता, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं कि संचार का माध्यम क्या चुना जाए। संचार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
उसमें कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो, किस उद्देश्य से वो भेजा जा रहा है मैसेज, वो भेजने वाले को और प्राप्त करने वाले को पता होना चाहिए। दोनों की आपस में बातचीत होनी चाहिए ताकि वो प्राप्तकर्ता उस संचार के लिए आगे कार्यवाही कर सके। तो आज हमने देखा संचार क्या है, उसका अर्थ क्या है, संचार प्रक्रिया के अंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम संचार में जो बाधाएं आती हैं उसको डिस्कस करेंगे, प्रकार डिस्कस करेंगे और महत्व को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।